नीलम बहुत ज्यादा चिल्लाती थी। उसको हर चीज में गुस्सा आ जाता था, लेकिन एक चीज थी जिसको देख कर वे सब कुछ भूल जाती थी। वे थे आलू और पनीर के पकौड़े, जो उसे बहुत पसंद थे। वे सुबह शाम यहाँ तक कि पूरा दिन भी आलू और पनीर के पकौड़े खा सकती थी। ऐसे ही एक सुबह वे अपनी माँ से बोलती है, माँ, आज मेरा टॉयलेट बन गया, आज मुझे कुछ अच्छा खिलाओ। हाँ, इसीलिए पास्ता बना दिया है, वही खा ले। आज मुझे बहुत काम है, वैसे भी ज्यादा काम नहीं चल सकती मैं। माँ, मुझे नहीं खाना पास्ता, आप बस मुझे आलू और पनीर के पकौड़े बना कर दे दो तीनों टाइम। पागल है क्या? मैं नहीं बनाने वाली तेरे लिए आलू और पनीर के पकौड़े, और जो बना है ना वे तू चुपचाप खा ले। माँ प्लीज बना दो ना, मैं घर का सारा काम चल दूंगी। माँ, एक ही तो बेटी है आपकी, उसकी बात भी नहीं मानोगी क्या? देख ले, एक भी काम नहीं चलूंगी मैं पूरे दिन भर में, बस पकौड़े बनाने के अलावा। मंजूर है माँ, जाओ पकौड़े बनाओ, घर का सारा काम मैं चल देती हूँ। विमला उसके लिए पकौड़े बनाकर लाती है और नीलम भी अपनी बात पूरी चलती है, यानी कि घर का सारा काम वे अकेले चलती है। जिसके बाद उसकी माँ उससे कहती है, मान गई तुझे नीलम, आलू और पनीर के पकौड़े के लिए तू कुछ भी चल सकती है। देख, जब तुझे इतना पसंद है आलू और पनीर के पकौड़े, तो तू तुझ क्यों नहीं बनाती? अरे माँ, मुझे ना बनाने का मन नहीं चलता, मेरे से अच्छे नहीं बनते, मुझे तो बस खाना ही पसंद है। हे भगवान, ना जाने इस लड़की का क्या हो जा शादी के बाद। विमला अपने घर में अपने बेटी की आलू और पनीर पकौड़े खाने की ख्वाहिश तो पूरी कर देती है, पर एक महीने बाद नीलम की शादी अमन नाम के एक लड़के से हो जाती है और वे अपने ससुराल आ जाती है, जहाँ उसकी सासू माँ चंदना उससे पहली रसोई में पकौड़े बनाने तो चाहती हैं, जिस पर नीलम बोलती है, माँ जी, वे क्या है ना, मुझसे आलू और पनीर के पकौड़े बनते नहीं हैं, इसलिए आप बना दो, मैं आपका सारा काम चल दूंगी। लेकिन बहू, तेरी पहली रसोई है, उसमें मैं कैसे खाना बना सकती हूँ? अरे, मुझे तो लोगों के घर लड्डू बांटने जाना है, बहू तू ही बना। माँ जी, मैंने कहा ना, मुझसे आलू और पनीर के पकौड़े बनते नहीं हैं, मुझे तो बस खाना पसंद है। आप पकौड़े बना दो, बदले में मैं आपसे सारे काम चल दूंगी। नीलम के बार बार मना करने की वजह से चंदना उसके लिए पकौड़े बनाने लगती है और नीलम मोहल्ले में लड्डू बांटने जाती है, जहाँ नई बहू तो अपनी दादी का लड्डू बांटते देख चंदना की पड़ोसन अंजू बोलती है, अरे बहू, ये क्या तेरी सास कहाँ है? नई बहू की मुँह दिखाई चलने से पहले ही बहू तो मोहल्ले में लड्डू बांटने भेज दिया। बताओ, तुझ क्या पकौड़े बना रही है घर पर? आंटी जी, माँ जी सच में पकौड़े ही बना रही है घर पर। वे क्या है ना, मुझे पकौड़े बनाना बिल्कुल भी नहीं आता, इसलिए मैंने माँ जी से कहा, माँ जी आपके हिस्से का काम मैं कर देती हूँ, बस आप पकौड़े बना दो। वे क्या है ना, मुझे आलू और पनीर के पकौड़े खाना बहुत पसंद है, लेकिन बनाने के लिए तो कोई चाहिए ना। अच्छा, सही है बहू, कितनी पागल है ये, आलू और पनीर के पकौड़े के लिए कुछ भी चल सकती है।
नीलम ऐसे ही सारे मोहल्ले में लड्डू दे देती है। उसके बाद नाश्ते में लगते प्लेट में से आलू और पनीर के पकौड़े खाना शुरू कर देती है। ये देखकर अमन बोलता है, अरे भाई आराम से, अपने बनाए पकौड़े तुम्हें इतने पसंद है कि आज से ही खाना शुरू कर दिया। बेटा, ये पकौड़े मैंने बनाए हैं। बहू को पकौड़े बनाने नहीं आते, इसलिए मैंने बनाए। अरे तुमने माँ से काम चलवाया? बताओ कैसी बहू हो तुम? अरे पकौड़े के बदले में मैंने माजी का सारा काम तो किया। और देखिए, मुझे आलू और पनीर के पकौड़े बहुत पसंद हैं। अरे अजीब हो तुमके पकौड़े के बदले में कोई कठिन काम भी चलवाएगा तो तुम चल दोगी पकौड़े के चक्कर में? हाँ, मैं पकौड़े के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। नीलम की बात सुनकर संजना और अमन एक दूसरे का चेहरा देखते ही रह जाते हैं। उस दिन के बाद से जब भी नीलम का पकौड़े खाने का मन चलता तो वे अपनी सासू माँ से उनके सारे काम चलने का ऑफर देकर पकौड़े बनवा लिया करती थी। अब नीलम तो पकौड़े खाने की आदत हो रही थी। वे पड़ोसी के घर जाती और आलू और पनीर के पकौड़े के बदले उनके घर का सारा काम चलते आती। ऐसे ही एक दिन संजना की पड़ोसन अंजू घर आती है और कहती है, कैसी हो संजना बहन? आ गई सामान मारने। बोलो अंजू बहन, कैसे आना हुआ? अरे क्या बताऊं संजना बहन, सारा आलू और पनीर के पकौड़े बनाने का सोचा, लेकिन मैंने देखा तो घर में आलू और पनीर ही नहीं है। तुम थोड़ा आलू और पनीर दे दो। अरे अंजू, आलू और पनीर कौन मारता है? चोरी तो शर्म करो। पूरे मोहल्ले को पता है तेरी बहू तो आलू और पनीर के पकौड़े कितने पसंद है, इसलिए मैंने सोचा कि तेरे घर पर आलू और पनीर तो मिल ही जाएगा। आलू और पनीर के पकौड़े की बात नीलम सुन लेती है और तुरंत बोलती है, आंटी, आलू और पनीर तो मिल जाएगा आपको, लेकिन एक शर्त है। अरे क्या शर्त है? मौलानी जरा बताओ तो। देखिए, माँ जी तो आपको आलू और पनीर दे देगी, लेकिन उसके बदले में मैं भी आपके घर आलू और पनीर के पकौड़े खाने चलूंगी। अरे हाँ बिल्कुल मौलानी, तेरे लिए मना थोड़े है। नीलम अंजू के घर जाती है और आलू और पनीर के पकौड़े खाना शुरू कर देती है। अंजू ने बहुत ही स्वादिष्ट पकौड़े बनाए होते हैं और नीलम खाती जाती है और खाती जाती है। ये देखकर अंजू पागल हो जाती है कि उसने बहू तो बुलाकर जल्दी तो नहीं चल दी ना, क्योंकि जो आलू और पनीर वे संजना के लेकर आई वे साला नीलम ही खा गई। अब नीलम बोलती है, वाह क्या पकौड़े थे अंजू आंटी, आज तो पेट भर दिया पर मन नहीं भरा। आंटी दोबारा जब भी बनाओ तो मुझे जरूर याद करना। हाँ बहू, क्यों नहीं, तुझे तो जरूर याद करूंगी मैं। नीलम अपने घर आ जाती है। तभी एक दिन नीलम की नंद पूनम घर आकर नीलम से बोलती है, नीलम भाभी, सर्दियाँ आ रही है, कुछ दिनों के लिए आप मेरे घर चलो ना। रोज आलू और पनीर के पकौड़े बनाया करेंगे और आप मेरे साथ थोड़ा सा काम करवा लेना। अरे दीदी, ये भी तो कहने की बात है, आप बताओ कब जाना है? नीलम और पूनम बात चल ही रहे होते हैं, तभी वहाँ संजना आ जाती है और दोनों की बातें सुनकर नाराज होते हुए बोलती है, कहीं नहीं जाएगी तू बहू। और पूनम, तुझे शर्म नहीं आती अपनी भाभी का फायदा उठाते हुए? अरे
उसे आलू और पनीर के पकौड़े खाना पसंद है, लेकिन बनाना नहीं आता, इसलिए वे बदले में काम कर देती है। लेकिन तूने तो उसे सबकी तरह नौसलानी ही समझ लिया। सबकी तरह मतलब क्या है माँ जी आपका? ये क्या कह रही है? किसने मुझे नौसलानी समझा हुआ है? पूरे मोहल्ले ने बहू, मैं कहती नहीं हूँ, लेकिन मुझे सब पता है। तू मोहल्ले में घर घर जाकर लोगों का काम करने के लिए तैयार हो जाती है और उसके बदले पकौड़े खाकर चली आती है। तुझे पता भी है सारा मोहल्ला तुझे नौसलानी नौसलानी कहकर बुलाता है। माँ, भाभी ने ही अपनी पहचान ऐसी बनाई है आलू और पनीर के पकौड़े की वजह से। मेरी सासू माँ को भी ये बात पता चली तो उन्होंने ही मुझसे कहा कि अपनी भाभी को यहाँ बुला लाओ, उसे आलू और पनीर के पकौड़े देकर जल्द सारा काम करवा लेंगे। पूनम के मुंह से ये सब सुनकर नीलम तो बहुत बुरा लगता है। चाची उसको इस बात पर भी शर्म आती है कि आलू और पनीर के पकौड़े खाने की लालच के बदले लोगों ने उसे अपने घर की नौसलानी समझ लिया था। इसलिए नीलम अपनी चाचू माँ से माफी मांगती है और दोबारा कभी आलू और पनीर के पकौड़े खाने का लालच नहीं चलती और ना ही किसी के घर काम चलने जाती है। मोहनपुर नामक एक गाँव में मदन अपनी पत्नी मधु के साथ रहता था। गाँव के बाजार में उसकी नींबू पानी की एक दुकान थी। उसके नींबू पानी का स्वाद इतना अच्छा था कि जो कोई भी उसके आग की बनी नींबू पानी का स्वाद एक बार ले लेता था तो उसे फिर किसी और के आग की बनी नींबू पानी पसंद ही नहीं आती थी। जो कोई भी व्यक्ति बाजार में आता तो वे मदन की आग की बनी नींबू पानी पिए बिना नहीं जाता था। सिर्फ मोहनपुर ही नहीं बल्कि मदन के आग की बनी नींबू पानी तो तभी गाँव में फेमस थी। एक दिन एक ग्राहक मदन से कहता है, वाह मदन भैया, नींबू पानी हमारी पत्नियां जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वे तुम्हारी जैसी नींबू पानी नहीं बना पाती हैं। अरे भाई आखिर तुम ऐसा क्या डालते हो इस नींबू पानी में जो हमें कहीं और ऐसा स्वाद ही नहीं मिल पाता। ये सब तो आप सब के लिए हमारा प्यार है भैया। मैं आप सब के लिए अपने आंखों से नींबू पानी के मसाले तो तैयार करता हूँ और बिल्कुल ताजी और अच्छी नींबू और मसालों का उपयोग करता हूँ। मदन एक ईमानदार नींबू पानी वाला था और वे नींबू पानी बनाने के लिए हमेशा शुद्ध और ताजे सामानों का उपयोग करता था। एक बार उसे अपने एक रिश्तेदार के यहाँ शादी का दावत आया। तभी वे अपनी पत्नी मधु के साथ शहर गया। तब उसने देखा कि एक गिलास नींबू पानी वहाँ पर 40 रुपये की मिल रही है, जिसका स्वाद भी उससे आग से बने नींबू पानी से आगे बिल्कुल बेस्वाद है। तभी मदन मन ही मन सोचता है, इतनी बेस्वाद नींबू पानी के लिए ये लोग 40 रुपए दे रहे हैं और एक मैं हूँ जो गाँव वालों को इतने चारों में इतनी स्वादिष्ट नींबू पानी बस 10 रुपए में बेच रहा हूँ। अरे मैंने भी समय रहते अपने नींबू पानी का दाम बढ़ा दिया होता तो आज मेरी उस छोटे से ठेले के बजाय मेरी अपनी एक नींबू पानी की दुकान होती। लेकिन कोई बात नहीं, वे कहते हैं ना देर आए दुरुस्त जाए। मैं अब अपनी नींबू पानी एक गिलास 10 रुपए में नहीं बल्कि 20 रुपए में बेचूंगा। वैसे भी मेरी नींबू पानी तो दूर दूर से गाँव में भी फेमस है। थोड़े दाम बढ़ा भी दूंगा तो वे लोग मेरी नींबू पानी खरीदना थोड़े ना बंद कर देंगे। इतना सोचकर मदन शहर से आकर अपनी नींबू पानी का दाम बढ़ा देता है और 20 रुपए में कम नींबू पानी बेचने लगता है। तब ग्राहक मदन से कहता है, अरे भैया मदन,
तुमने तो अचानक नींबू पानी में पूरे जट लोपे बढ़ा दिए हैं। तो तुम जलीबोटे वाले में भी तो सोच लेते। आप तो जब जानते हो भैया, आजकल हर चीज में कितनी महंगाई हो रही है। खरीदने जाओ तो नींबू, चीनी, मसाले सब महंगे होते जा रहे हैं। अब इतनी महंगाई में दाम तो थोड़ा बहुत बढ़ाना ही पड़ेगा ना भैया। बोल तो तुम ठीक ही रहे हो। सच में आजकल सभी चीजें बहुत महंगी हो रही हैं। कोई बात नहीं, तुम्हारे आटो की बनी नींबू पानी के लिए तो 20 रुपए भी दे देंगे। बस नींबू पानी ऐसे ही प्यार से बनाना। नींबू पानी का दाम बढ़ाने के बाद भी लोग उठी तरह मदन के आते स्वाद की वजह से उसके बाद नींबू पानी पीने आते हैं और मदन का मुनाफा पहले से 2 गुना बढ़ जाता है। लेकिन मुनाफा बढ़ते हुए देखकर मदन के मन में अब लालच आने लगता है और अब वे मन ही मन सोचता है, अगर मैं लोगों को नींबू पानी की मात्रा थोड़ी कम कर दूं तो मैं कम नींबू पानी में भी ज्यादा मुनाफा कमा लूंगा और थोड़ा बहुत कम होने से किसी भी ग्राहक को मुझ पर शक भी नहीं होगा। अब मदन लोगों को नींबू पानी पिलाने के लिए पहले से छोटे गिलास में नींबू पानी देने लगता है। लेकिन उस गिलास के अचार में किसी भी ग्राहक को उस पर कोई शक नहीं होता और धीरे धीरे मदन का मुनाफा और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। लेकिन इतना मुनाफा कमाने के बाद भी मदन का लालच कम नहीं होता और वे और भी ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए नींबू पानी में मिलावट करना शुरू कर देता है और नींबू पानी बनाने के लिए शुद्ध मसालों और अच्छे नींबू का उपयोग करने की जगह मिलावटी और कम जामे वालों मसालों और बेताल नींबू का उपयोग करने लगता है। तभी एक दिन ग्राहक मदन से कहता है, भैया आज तुम्हारे नींबू पानी में वे पहले वाला स्वाद नहीं दिख रहा है। हर रोज तो तुम्हारी नींबू पानी बहुत ही स्वादिष्ट होती थी, पी चली मन की तृप्ति हो जाती थी। लेकिन आज तो तुम्हारे नींबू पानी में कोई स्वाद ही नहीं है। अरे नहीं भैया, आप कैसी बातें चल रहे हैं। मैंने तो नींबू पानी रोज की तरह ही बनाई है। वही नींबू, वही चीनी और वही मसाले डाला है। फिर ना जाने क्यों आज आपको हमारी नींबू पानी उतनी अच्छी नहीं लग रही है। अपने लालच के कारण मदन धीरे धीरे अपने नींबू पानी में और भी ज्यादा मिलावट करने लगता है, जिस कारण लोग उसके दुकान पर आना बंद कर देते हैं और धीरे धीरे उसकी नींबू पानी की बिक्री भी बहुत कम होने लगती है और धीरे धीरे लोग उसकी दुकान को छोड़कर पास वाले नमन की दुकान पर नींबू पानी पीना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते नमन की दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है, जिसे देखकर तो मदन बुरी तरह से जलने लगता है और वे मन ही मन नमन का दुकान बंद करवाने के लिए सोचता है। अगर आज ये नमन की दुकान नहीं होती तो गांव वालों तो मजबूरी में मेरे आटो की बनी नींबू पानी पीनी पड़ती। मुझे कुछ भी चलते कि दुकान को बंद करवाना होगा, नहीं तो मैं पूरा बर्बाद हो जाऊंगा। अब मदन अपना शैतानी दिमाग लगाता है और अगले दिन मोटा देखकर नमन की नींबू पानी में एक पाउडर मिला देता है, जिससे नमन के नींबू पानी का स्वाद बिल्कुल खराब हो जाता है और लोग एक बार नींबू पानी पी चली नींबू पानी तो फेंक देते हैं। अरे भैया, ये कैसी नींबू पानी बनाई है तुमने? इतना गंदा स्वाद, इतना बेकार नींबू पानी तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं पिया। ये क्या बना दिया तुमने? ये अब क्या कह रहे हैं भैया? थोड़ी देर पहले मैंने दूध अपनी नींबू पानी पी थी, जब तो सब कुछ ठीक था, तो अचानक मेरी नींबू पानी का स्वाद कैसे बेकार हो दिया? आप मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं चल रहे हैं ना?
अरे भैया, मैं तुम्हारे साथ क्यों मजाक चलूंगा? तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो तुम दूध एक बार पीकर देख लो। ग्लाहट के कहने पर नमन अपने आँख की बनी नींबू पानी पीता है तो वे हैरान रह जाता है, क्योंकि जिस नींबू पानी का स्वाद कुछ देर पहले बहुत अच्छा था, अचानक उसका स्वाद इतना बेताल कैसे हो गया। नमन के नींबू पानी का स्वाद बेताल होने से आज उसकी कोई भी कमाई नहीं होती, जिसे देखकर मदन बहुत खुश हो जाता है और नमन की दुकान के ग्राहक वापस लौटकर मजबूरी में मदन के पास आने लगते हैं, जिससे शाम तक मदन की बहुत अच्छी कमाई हो जाती है, जिसके बाद वे ढल जाता है और वहाँ उसकी पत्नी मधु ताना देती है और कहती है, अरे आज शाम तो मैं बाजार गई थी घर का कुछ सामान लेने, तो मैंने सोचा आपसे भी मिल के चलूं, लेकिन मैंने देखा कि आप अपनी दुकान छोड़कर नमन की दुकान पर बिजी थे। और हाँ, मैं जानती हूँ आपने ही नमन के नींबू पानी में कुछ मिलाया था, जिससे उसके नींबू पानी का स्वाद बेकार हो गया, और मैंने खुद आपको ऐसा चलते हुए देखा है। आखिर आप सबसे इतने लालची हो जाएं कि आप अपने फायदे के लिए इतनी घटिया कामें करने लगे। पहले अपने लालच में आकर नींबू पानी का जाम बढ़ा दिया, जब उससे भी आपका मन नहीं भरा तो आपने लोगों को कम नींबू पानी देना शुरू कर दिया, लेकिन जब आपका उससे भी मन नहीं भरा तो आपने अपने नींबू पानी में मिलावट करना शुरू कर दिया। लेकिन जो आप अब नमन भैया के साथ चल रहे हैं ना, वे बिल्कुल भी सही नहीं है। अभी भी समय है, समय रहते सुधर जाइए, नहीं तो ना आपको अपने लालच का बहुत ही बुरा परिणाम चुकाना होगा, देख लेना। अपनी पत्नी मधु के समझाने के बाद भी मदन उसकी कोई बात नहीं सुनता, लेकिन उनके घर के बाहर चला नमन का बेटा अमित शुभ चल उनकी सारी बातें सुन लेता है। अच्छा, तो ये बात है। मुझे तो पहले ही मदन अंकल पर पूरा शक था, लेकिन मेरे पास उनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं था। लेकिन ये इतनी आसानी से हाल तो नहीं मानेंगे, जानता हूँ मैं। चल भी पापा की बनी नींबू पानी में मिलावट चलने के लिए उसमें कुछ न कुछ जरूर चलेंगे, लेकिन इस बार मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। सारे गाँव वालों के सामने फंसलूंगा मैं इन्हें। अब अगले दिन मदन नींबू पानी बनाता है और जैसे ही मौका मिलता है वे नमन की दुकान पर चुपके से जाता है और फिर उससे नींबू पानी का स्वाद तालाब चलने वाला पाउडर मिला देता है। लेकिन इस बार नमन का बेटा उसे ऐसा चलते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है और जैसे ही मदन वापस से अपनी दुकान पर जाता है, फिर अमित अपने पिता नमन को मदन का वीडियो दिखाता है। इस वीडियो को देखकर नमन बुरी तरह से चौंक रह जाता है और कहता है, मुझे तो लगता था मदन एक बहुत ही ईमानदार आदमी है। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मदन मेरे साथ ऐसा चल सकता है। इतनी वजह से लोग मेरी दुकान पर नींबू पानी पीने आते थे, अब तो उन्होंने भी नींबू पानी पीना बंद कर दिया है। मदन की वजह से मेरी सारी मेहनत बेकार हो रही है। उसने जो भी किया उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए, वरना सर वे और भी ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए दूसरे नींबू पानी वालों के साथ भी ऐसा ही चलेगा। आप ठीक बोल रहे हैं पापा, इनने जो भी किया उसकी सजा इन्हें मिलनी चाहिए। अब तो मेरे पास सबूत भी है इनके खिलाफ। मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ और यहाँ पर बुलाता हूँ, अब वही इनका न्याय चलेंगे। इतना कहकर अमित तुरंत ही पुलिस को फोन कर देता है और थोड़ी ही देर में पुलिस वहां आ जाती है। अमित अपनी फोन में मदन की रिकॉर्ड की गई वीडियो को दिखाता है। उस वीडियो को देखकर पुलिस तुरंत मदन की दुकान पर जाता है और अपनी दुकान पर पुलिस को देख मदन अचानक से घबरा जाता है और कहता है, क्या हुआ साहेब, आपको नींबू पानी पीना है क्या? नींबू पानी हम नहीं, अब तो नींबू पानी तुम पियोगे, वे भी जेल में।
अबे सब पता है, तुम नमन की दुकान बंद करवाने के लिए उतने नींबू पानी में स्वाद बेकार करने वाला पाउडर मिलाया करते थे। अबे तुम्हें शर्म नहीं आई क्या? उसके साथ ऐसा करते हुए? अरे हमारे पास तो बहुत बार केले खिलाफ नींबू पानी में मिलावट करने के लिए कंप्लेन आई थी, लेकिन हमारे पास तुम्हारे खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं था। लेकिन इस बार तो तेरी बेईमानी था, हमारे पास पक्का सबूत है। तू कितना लालची आदमी है, अपने फायदे के लिए तू किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन इस बार तो तूने सारी सीमा ही पार कर दी। अपना काम ज्यादा चलाने के लिए तूने दोस्तों की रोजी रोटी ही छीन ली। अब जाली निकालो और जालो इसको। पुलिस की बातें सुनकर मदन तभी गांव वालों के सामने बहुत शर्मिंदा हो जाता है और नमन और गांव वालों से अपने किए की माफी मांगने लगता है। नमन भी बड़ा दिल लगकर उसे माफ कर देता है और पुलिस में की गई अपने कंप्लेन को वापस ले लेता है। मदन की आंखों में पछतावे के आंसू देखकर गांव वाले भी उसे माफ कर देते हैं और मदन फिर से पूरी ईमानदारी के साथ नींबू पानी बेचने का काम चलने लगता है।